हिंद किसान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं हिंद किसान की बात का आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी से। और ये इस वक्त देश में किसान आंदोलन जो केंद्र के 3 कृषि कानून हैं उनको लेकर के अपने पूरे चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ रहे हैं सिरसा से, और वहाँ पर अभी आंदोलन चल रहा है। सिरसा में 3 दिन से आंदोलन चल रहा है। कल वहाँ पर योगेंद्र जी और उनके साथ कई किसानों को हिरासत में लिया गया था, जिनको शाम को फिर पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन धरना वहाँ पर जारी है क्योंकि उसका मकसद था कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके साथ में ये तय करना कि आप किसान के साथ खड़े हैं या किसानों के खिलाफ खड़े हैं। और योगेंद्र जी, मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। ये एक तो आज आप तीसरा दिन आप लोगों का वहाँ पर है आंदोलन का। अभी ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? पहले एक सवाल ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उसका जवाब जरा दीजिए। हरवीर भाई, दरअसल आज ये पहला दिन आप कह सकते हैं धरने का, क्योंकि आंदोलन का तीसरा दिन है जी। हमने पहले दिन यानी कि 6 तारीख को उम्मीद की थी कि रैली के बाद हम सब आएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से एक मोर्चा अपना आरंभ करेंगे चौटाला जी के, दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर या जहां पे भी पुलिस हमें परमिट करे। जी। वो करने की बजाय पुलिस ने बैरिकेड लगाए। हम शांतिपूर्वक उस बैरिकेड से पहले रुक गए, फिर इनके लोगों ने मिलकर कुछ प्रोवोक किया। लगभग ये प्रयास किया गया कि आंदोलन हिंसक स्वरूप ले ले, उससे हम बचे, वहीं पे बैठे रहे रात को। सोचा चलिए अब यहां से मोर्चा शुरू करते हैं। पुलिस ने वो भी नहीं होने दिया। कल सुबह 7 तारीख को उस मोर्चे को उखाड़ दिया, साथियों को गिरफ्तार कर लिया, हम सबको धरने हिरासत में ले लिया गया। और कल का सारा दिन हमारा सिरसा के जो सदर थाना है वहां पे बीता, सारे किसानों को, जहां पे कोशिश की गई कि 7-8 किसान नेताओं पे मुकदमा बना दिया जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए, लेकिन किसानों ने अपनी एकता नहीं छोड़ी। किसान वहां पे डटे रहे, कहा कि या तो सबके खिलाफ मुकदमा बनेगा या किसी के खिलाफ नहीं बनेगा। जी। और इसके जवाब में सिरसा जिले में किसानों ने कई जगहों पे सड़क का जाम करना भी शुरू कर दिया। NH9 तक को जैम कर दिया गया। जी। उसके बाद और कई बाहर से भी लोग आए आंदोलन के समर्थन में। राजस्थान से, मध्य प्रदेश में किसानों ने उस थाने को भी घेर लिया और अंत में सरकार को हार माननी पड़ी। और कल रात को जाके 8-9 बजे सब किसानों को रिलीज किया गया, किसान नेताओं को रिलीज किया गया। फिर जो जितने जाम, चक्का जाम लगे थे वो भी सब बंद किए गए और विधिवत तरीके से आज सुबह वो धरना आरंभ हुआ है। पक्का मोर्चा जिसे यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सब किसानों ने मिलकर तय किया था कि जिस तरह से पंजाब के किसानों ने प्रकाश सिंह बादल जी के घर के बाहर मोर्चा लगाया, 17 दिन तक मोर्चा लगाया था, फिर उसके बाद उनका इस्तीफा मिला, इसी तरह से हरियाणा में चौटाला जी के घर के बाहर ये पक्का मोर्चा लगाएंगे। तो आज विधिवत ये शुरू हो गया है। यहाँ पे शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, उसके बाहर खड़े होके वहां पे किसानों ने, जो बिल्कुल उनके चौटाला हाउस के काफी नजदीक है, वहां पे ये मोर्चा शुरू हो गया है। और अब आंदोलन अपने विधिवत उस उद्देश्य पे आ गया है जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। योगेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगा कि योगेंद्र जी स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं और स्वराज इंडिया ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य हैं, उसके सहयोगी हैं। और पहले दिन तमाम सारे संगठन एक साथ आए थे। अभी मैं देख रहा हूं कि अभी जो आंदोलन चल रहा है कि अभी भी तमाम सारे जो किसानों के संगठन हैं और AIKCC और बाकी जो वहाँ की यूनियन है, वो सब लोग साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बाकायदा इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ हरियाणा के 17 किसान संगठनों ने एक कॉल दी थी कि 6 तारीख को आइए और वहां से हम पक्का मोर्चा शुरू करेंगे। अगले 2-4 दिन में हरियाणा के लगभग तमाम किसान संगठनों ने इसको समर्थन दे दिया था। AIKSCC की तरफ से भी हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किया था। तो सहयोग समर्थन सबका जारी है और इस धरने में तरह तरह से इन 17 संगठनों के बाहर भी तमाम दूसरे संगठन आ रहे हैं। आज हरियाणा में एक दूसरी मीटिंग भी है, जिसके बाद वो आएंगे। तो AIKSCC की तरफ से समर्थन जारी है और हमें विश्वास है कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग इस धरने में आएंगे, किसान आंदोलन आएंगे। और एक मायने में पंजाब के बाद अब हरियाणा इस आंदोलन की धुरी बनेगा। इसे पंजाब के किसान भी बहुत व्यग्रता से देख रहे हैं। पूरे हरियाणा में कल की खबर के बाद इस धरने के ऊपर ध्यान है। और अगर यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलता है, जैसे बादलों के मामले में किसान संगठनों को मिला, अगर दूसरा ब्रेक थ्रू यहाँ हरियाणा से मिलता है तो पूरे देश में किसान आंदोलन को एक गति मिल जाए।
तो ये जैसे आपने बताया कि पंजाब में 17 दिन किसान संगठनों ने प्रकाश सिंह बादल जी के घर के बाहर धरना दिया और उसके बाद जो उनकी पुत्रवधू केंद्र में मंत्री थी हरसिमरत कौर, उनका इस्तीफा हुआ। उसके कुछ दिन बाद जो है शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हुआ। ये उसने पंजाब में जो किसानों का आंदोलन है उसको काफ़ी हद तक एक नए मुकाम की तरफ पहुंचाया। अब ये हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, क्योंकि अभी वहाँ की जो सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री हैं और उसी परिवार से दूसरे सदस्य रंजीत चौटाला जो है वो उसमें मंत्री हैं। तो ये आपको लगता है कि ये भी जो मकसद है, जैसे 17 दिन में वहाँ पर सफलता मिली, तो यहाँ भी जब तक सफलता नहीं मिली तो आप लोग मिलेगी तब तक आप लोग इसको कायम रखेंगे वहाँ पर? जी, यही मतलब है पक्का मोर्चा का। किसान पक्के संकल्प के साथ बैठ गए हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी हम भी वही करेंगे। और यहाँ पे किसान याद कर रहे थे, पहले आपको याद होगा सुखबीर बादल बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये कानून कितने अच्छे हैं, कितना फायदा होगा इन कानूनों से। हरसिमरत कौर कह रही थी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, और अब वही कह रहे हैं काले कानून है, इससे किसान का बहुत नुकसान होगा। तो हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी का भी यही मामला बनेगा। अभी वो गाने गा रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून है, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, और हो सकता है हफ्ता 10 दिन के अंदर वो भी कहना शुरू करें बड़े काले कानून है, हमने तो बड़ा विरोध करने की कोशिश की, हमारी बात सुनी नहीं गई इत्यादि। ये सामान्यतः राजनीति में होता है। दुष्यंत चौटाला जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे भाई मुख्यमंत्री को छोड़ के उप मुख्यमंत्री को आप क्यों कह रहे हैं। जी। किसान ये कहते हैं कि भाई इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उन्होंने तो कभी किसान नेता होने का दावा नहीं किया। हरियाणा का कोई एक किसान उनको किसान नेता नहीं मानता। अब मुख्यमंत्री हैं, वोट दिया होगा, किसान नेता उनको कोई नहीं मानता जी। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी विशेष तौर पे अपने आप को चौधरी देवीलाल का वंशज कहते हैं, जो वो हैं, उनके पड़पौत्र हैं। और चौधरी देवीलाल के बेटे यानी कि दुष्यंत चौटाला के दादा जो हुए रंजीत सिंह, वो भी मंत्री हैं। ये दोनों लोग चौधरी देवीलाल के वंशज ही नहीं, उनका राजनीतिक वारिस होने का दावा करते हैं। अब चौधरी देवीलाल को इस इलाके में, पूरे हरियाणा में लोग किसानों के मसीहा की तरह जानते हैं। तो हरियाणा का किसान कहता है कि जब पूरे देश का एक भी किसान संगठन, पूरे देश का एक भी किसान नेता जब इन 3 कानूनों के पक्ष में खड़ा नहीं है, तो आप चौधरी देवीलाल का मुखौटा ओढ़ के इसके पक्ष में क्यों खड़े? आपने ठीक कहा कि वो उनके पास विरासत है, और बात सही है कि इवन आज़ादी के वक्त से ही जो है देवीलाल जी किसानों के लिए उनका एक बड़ा काम रहा है और उनको जाना जाता है किसान नेता के रूप में। और वहीं से वो राजनीतिक रूप में भी एक बड़े दावेदार और कद्दावर नेता के रूप में देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मैं एक सवाल आपसे वहाँ से थोड़ा सा वापस लेके आता हूँ आपको। जैसे कुरुक्षेत्र में भी किसान संगठनों की एक मीटिंग हो रही है, यहाँ दिल्ली में सरकार भी कुछ एक पैरेलल डिप्लोमेसी चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आंदोलन मुखर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो शुरुआती आभास था सरकार को कि ये 2 दिन 4 दिन आंदोलन होंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और जो प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार कहा कि लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इधर एक तो कल जो कृषि सचिव हैं उन्होंने किसान संगठनों को बुलाया था, तो पंजाब के संगठनों ने मना कर दिया आने से। उनका जो ये एक तरीके का आमंत्रण था और वो उनको समझाना चाहते। तो ये किस तरीके का है? एक कृषि मंत्रालय के सचिव जो है वो किसान संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी उस तरीके से नहीं कर रहे। तो इसको लेकर के किस तरह देख रहे हैं आप कि क्या ये अधिकारियों ने कानून बनाया था उन्हीं की तरफ ठेल रहा है क्या राजनीतिक नेतृत्व? देखिए, मैं पंजाब के किसान संगठनों ने जो फैसला किया उसका 100% समर्थन करता हूँ। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति को, जो 250 किसानों का संगठन है, उसे शायद औपचारिक न्योता नहीं आया, लेकिन सोच के हमने भी वही रखा हुआ है जो पंजाब के किसानों ने फैसला किया है। जी। अब देखिए क्या हो रहा है। आप पहले, सरकार पहले अध्यादेश लाती है, किसी से बात भी नहीं करती, अपने संगठनों से बात भी नहीं करती। उसके बाद इनको 3 महीने मिलते हैं, 3 महीने में भी एक भी किसान संगठन से राय बात चर्चा नहीं करती। जी। उसके बाद संसद में धक्का-पेल से इसको पास करवाती है। राज्यसभा में शर्मनाक हुआ वो आपने देखा। उसके बाद किसान संगठन कहते हैं चलिए आप राष्ट्रपति की मोहर मत लगवाइए, थोड़ा सा तो समय दीजिए। नहीं साहब, राष्ट्रपति की मोहर भी लगवा लेते हैं। जी। तो सब कुछ करके, ताला लगा के अच्छी तरह से अब कह रहे हैं कि आइए हम बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे। अरे ताला तो तुमने घर को लगा दिया। तो पहली बात तो ये कि सब कुछ करने, कानून बनाने के बाद चर्चा क्यों शुरू कर रहे हैं? चर्चा तो कानून से पहले होती है। और दूसरा, चर्चा किससे? कृषि सचिव से।
अरे देश भर के किसान आंदोलन आके एक नौकरशाह से बातचीत करेंगे? ये तो किसान संगठनों का अपमान है, किसान आंदोलन का अपमान है। बात केवल मान सम्मान की नहीं है, मुख्य बात ये है ऐसा व्यक्ति बात करे जिसके पास अधिकार हो कुछ कहने का, हाँ ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। सामने अगर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बैठा है, क्या कह सकता है? जी मैं आपकी बात मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा, जी मैं आपकी बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दूंगा। ये कहने के लिए थोड़ी बैठे हैं किसान। किसान उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो कह सके ठीक है जी ये बात गलत है, ये वापस हो जाएगी जी, ये बदलाव हो जाएगा। मेरे विचार से तो कायदे से सबसे पहले केंद्र सरकार को कोई ना कोई वक्तव्य देना चाहिए, ये स्पष्ट कहते हुए कि हमारे लिए ये इज्जत का सवाल नहीं है, और अगर किसान आज भी समझते हैं कि ये कानून सही नहीं है, हम उन्हें संशोधित करने या वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये कहने के बाद आप बातचीत शुरू कीजिए। आप भी तो ताला खोलिए ना। आप मेरे को कह रहे हो कि आओ मेरे घर में बैठ के चाय पियो, मैं कहूंगा आपने तो ताला लगा रखा है, तो आप भी ताला खोलिए, फिर कहिए कि आइए घर में चाय पीते हैं, फिर मैं कहूंगा चाय पीना मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता। ये इसमें कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं योगेंद्र जी के अनौपचारिक रूप से कुछ बैठकें हो रही हैं और कुछ तथाकथित किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग की, तो वहाँ बातें हुई। ये कौन सा रास्ता है कि एक तो वो अनजान संगठन है, कोई अब उनके बारे में जानता भी नहीं है, उन्होंने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, और ये रक्षा मंत्री को आगे करके क्यों करे? पहले तो रक्षा मंत्री जी के बयान आए हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, फिर ये उस तरीके से जो है अब उनका ये मीटिंग्स उन्होंने बुलाई है अनौपचारिक रूप से। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग मिलने गए उनसे, तो उसका कोई मतलब मानते हैं या नहीं आप, या सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए इस तरह के लोगों को बुलाया जा रहा है? मुझे यही लगता है कि सारा कुछ खाना पूरी के लिए हो रहा है। सच बात यह है सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी किसान संगठनों से बात करने में, क्योंकि सरकार को पता था कि वो विरोध करेंगे, इस कानून को तो स्वीकार कर ही नहीं सकते किसान संगठन। सच बात यह है कि सरकार ने सोचा था आंदोलन 2-1 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। अब जब खड़ा हो गया है तो अब सरकार हिल रही है, और अब हिलने के बाद भी सरकार अभी भी चालाकी पे आमादा है, अभी भी सोचते हैं कि बस हम ये दिखा दें कि देखिए हम बात कर रहे हैं। उनकी दिलचस्पी बात में नहीं है, उनकी दिलचस्पी ये बयान जारी करने में है कि हम किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। किसान संगठन इस खानापुरी के अंदर क्यों शामिल है? जिसे हाजिरी लगवानी है, जिसे मंत्रियों की चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, पी ले, लेकिन हाजिरी लगवाने का काम नहीं। अगर गंभीरता से बातचीत होनी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, ऐसे किसान संगठनों से साथ होनी चाहिए जिनका जनाधार हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिए जो कि निर्णय लेने में समर्थ हो, एम्पावर्ड हो, और शुरुआत किसी ऐसे वक्तव्य से होनी चाहिए जहां स्पष्ट हो कि हाँ हम 2 कदम पीछे लेने को तैयार हैं, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यही बोला कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, हम लोग तो बड़ी क्रांति लेके आए हैं, किसानों को आज़ाद करने के लिए हमने ये कदम उठाए हैं, ये कानून लेकर के आए हैं, कृषि मंत्री भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं, और सरकार के तमाम मंत्रियों को बाकायदा वो बयान दे रहे हैं इसके पक्ष में। विज्ञापन भी दिल्ली में हमने कुछ अंग्रेजी के अखबारों में देखा कि सही क्या है गलत क्या है। तो एक कैंपेन जो है उनका कम्युनिकेशन का वो काफ़ी जोरों से चला, हालांकि इधर कुछ दिनों में थोड़ा कमज़ोर हुआ है। तो ये जो कम्युनिकेशन वॉर के जरिए जो इसको जीतना चाहती है सरकार, वो कितना कामयाब हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि ये बातचीत भी उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है जी। अगर आप समझते हो कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं, तो भाई गुमराह करने वालों को आप मीटिंग में क्यों बुला रहे हो? गुमराह करने वालों का भंडाफोड़ करो। बिल्कुल। सरकार को कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सब संगठन गुमराह कर रहे हैं, सब कांग्रेस के दलाल हैं। अरे भाई कांग्रेस के दलाल हैं, अगर कांग्रेस में इतनी क्षमता होती तो कांग्रेस 50 सीट लेकर लोकसभा में बैठी होती। तो दिन रात एक तरफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके बाद ये कि चर्चा करेंगे, तो चर्चा भी प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। इस चर्चा का उद्देश्य चर्चा करना नहीं दिखाई देता, इस चर्चा का उद्देश्य कुछ सीखना, सिखाना, पीछे हटना, बदलना, ऐसी कोई नियत नहीं है। ये सिर्फ खाना पूरी के लिए, ये कहिए टिक करने के लिए, देखिए हमने किसान संगठनों से भी बात कर ली, सिर्फ ये करने के लिए चर्चा की जा रही है। और मुझे लगता है कि
ऐसे संगठन जो कि वाकई किसानों के हित में है, उन्हें इस तरह की खानापुरी की चर्चा में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। और पंजाब के किसान संगठनों को फिर मैं सलाम करता हूं कि उन सब संगठनों ने 31 किसान संगठनों का जो समन्वय है, उसने ऐसी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। हरियाणा में भी अगर ऐसा कुछ न्योता आया, कुछ लोग होते हैं जो सरकारी चाय के लिए बड़े बेताब होते हैं, वो हमेशा आपको मिल जाएंगे, लेकिन हरियाणा के किसान संगठन भी इस न्योते को एकदम खारिज कर दें। मुझे ये एक बताइए योगेंद्र जी, आप इसके अलावा एक सोशल एक्सपर्ट भी हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है? जो हरियाणा, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तराई के कुछ हिस्सों में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में या देश के बाकी हिस्सों में अभी आंदोलन का वो एक रुख नहीं दिखता जो कि इधर मजबूत है। हरदीप भाई, आप तो किसान आंदोलन का इतिहास मुझसे बेहतर जानते हैं। किसान आंदोलन तो महीनों के कैलेंडर से चलते हैं, दिनों या हफ्ते के कैलेंडर से तो चलते नहीं है। तो इस बार तो अद्भुत बात यह हो गई है कि देखिए 20 तारीख को पास हुआ था ये कानून, और अभी तो 3 हफ्ते भी नहीं हुए, और 3 हफ्ते के अंदर ही पंजाब तो पहले हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह बंद हो गया था, हरियाणा में अब तेजी से फैल रहा है, देश के बाकी इलाकों में काफी कुछ हुआ है, और अभी रोज किसान संगठनों के संदेश आ रहे हैं। तो मेरे विचार से तो ये काफी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, काफी फैलेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप जानते हैं कि वो एक राज्य नहीं है, कई राज्य जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर भी एक संभावना बनती है, क्योंकि वहां एमएसपी मिलता है, वहां गेहूं की खेती है, धान की खेती है, वहां कुछ हो सकता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या कि बुंदेलखंड वगैरह का इलाका है, इस इलाके में तो जोत इतनी छोटी है, किसान इतना कमजोर है कि वो तो सर उठा के कोई आंदोलन करने की स्थिति में ही आज नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो शायद अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कर्नाटका के अंदर काफी मजबूत है, महाराष्ट्र में आंदोलन मजबूत होगा, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कुछ होने की संभावना है, और केरला और बंगाल में तो कुछ होगा ही। तो धीरे धीरे ये पकड़ रहा है तेजी, और किसान आंदोलन का यही होता है, वो हाथी की गति से एक बार धीरे से मस्त चाल से खड़ा होता है, और एक बार जब चल निकलता है तो फिर रुकता भी नहीं। अच्छा योगेंद्र जी, इस पूरे मसले में बिहार एक केस स्टडी है। बिहार में जो है 2006 में ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को ख़त्म कर दिया है, और वहाँ के किसानों की हालत सब जानते हैं। बीच में कुछ लोगों ने इस तरीके का डाटा रिलीज किया कि बिहार के किसान की आमदनी पंजाब से भी ज़्यादा है, और बिहार में अभी चुनाव भी हैं विधानसभा के। तो ये एक तो इस पर मैं आपसे चाहता हूँ कि स्थिति क्या है, और दूसरे ये बिहार में जो चुनाव है, क्या किसान संगठन वहाँ पर जाकर के कुछ काम करेंगे? बिहार के जो किसान हैं उनको जागरूक करेंगे कि ये फैसला उनके खिलाफ है, उनको राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए? बिहार जो कि एक जमाने में देश में किसान आंदोलन का घर था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बिहार में इतने बड़े बड़े आंदोलन चले थे, उस बिहार में आज खेती की हालत भी खराब है और किसान आंदोलन की हालत भी खराब है। 2006 का आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, वो जो कानून बना, वहां एपीएमसी मंडियां खत्म हो गई जी। और खत्म होने के बाद क्या हुआ? जिसे सरकार कहती है किसान को आजादी मिलेगी, मैं कहता हूं भैया वो आजादी तो बिहार में हर किसान को ऑलरेडी है। वहां तो 1% प्रोक्योरमेंट नहीं होता चावल का बिहार के अंदर। नतीजा क्या है? जो पूरे देश में किसान को 1600-1700 रुपए धान में मिल जाता है, बिहार में 900, 1000, 1100 रुपए मिलता है, इससे अधिक तो बिहार में मिलता नहीं है। तो योगेंद्र जी शुक्रिया बहुत आपका, हमारे साथ आप जुड़े हिंद किसान की बात के इस खास एपिसोड में सिरसा से। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि योगेंद्र यादव जी जो स्वराज अभियान के प्रमुख हैं, सिरसा से धरने की जो उनकी जगह है जहाँ पर वो दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे को लेकर के धरना दे रहे हैं, वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये देखिए जो उन्होंने आखिर में कहा कि देश में किसानों का आंदोलन धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और एक जो अच्छी एक उनकी तरफ से बात निकली कि किसान आंदोलन हाथी की गति से चल रहा है, लेकिन ये फैलता जा रहा है। ये अब सरकार को समझना पड़ेगा कि वो किसानों के साथ में बातचीत करना चाहती है, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती है, या जो टकराव लगातार चल रहा है उसी पर मौजूद रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि इस पूरे मसले पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जो भी घटनाक्रम होगा हम उसको लेकर के आपके साथ बार बार आपके पास आएंगे। हिंद किसान के इस एपिसोड में मैं इतना ही आपको यहीं पर समाप्त करूंगा कार्यक्रम को, और हमारे साथ आप हिंद किसान पर लगातार जुड़े रहिए खबरों के लिए
और तमाम सारे जो इस तरह की चर्चाएं हैं उनके लिए नमस्कार, धन्यवाद।